Hello. Good afternoon to all of you. Welcome to all in this 10th class special live session. सभी को नमस्ते, राधे राधे। आज 16 मार्च 2021 की डेट है और आज हम लोग इम्पॉर्टेंट NCERT क्वेश्चंस जो कुछ बच्चों ने अपनी प्रॉब्लम बताई है उनको फिर से कर रहे हैं। कई बार कर चुके हैं लेकिन कोई बात नहीं, बच्चे कह रहे हैं फिर से कर दीजिए, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 1, ट्राइंगल एबीसी में एक्स वाई लाइन पैरेलल टू साइड AC। आइए सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाते हैं, नाम लिखते हैं इसका ABC। एक्स वाई लाइन की खास बात यह है कि ये एक्स वाई लाइन AC के पैरेलल है, इसका मतलब B पॉइंट हमने यहाँ ऊपर बना दिया। और क्या खास बात है, दिस एक्स वाई डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। Since XY divides triangle BAC into 2 equal parts, therefore equal area of, नीचे का जो आपको हिस्सा नजर आ रहा है XY के उसको बोलते हैं ट्रेपीजियम ACYX। ध्यान से देखिए, XY के ऊपर का नाम ट्राइंगल और XY के नीचे का नाम ट्रेपीजियम, इन दोनों का एरिया आपस में इक्वल होगा, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपको जो क्वेश्चन का आंसर निकालना है वो AX अपॉन AB का आंसर क्वेश्चन के अंदर आपको फाइंड करना है। ये रहा AX और पूरी लाइन का नाम है AB। तो लाइन को दोबारा पढ़ते हैं कि XY ने पूरे ट्राइंगल ABC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और 2 इक्वल पार्ट्स का मतलब है कि ऊपर का ट्राइंगल और XY के नीचे का ट्रेपीजियम। और हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल BXY इक्वल ट्रेपीजियम को हम लोग लिख सकते हैं हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल BAC। ये देखिए, हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल BAC। पूरा ट्रेपीजियम ऊपर वाले ट्राइंगल के इक्वल है, लेकिन ये दोनों की दोनों फिगर पूरे BAC का आधा पार्ट है। अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल BXY अपॉन, इसको डिवाइड में लेकर आएंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल BAC। क्या बच जाएगा, 1/2। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 तैयार हो गई। आराम से देख लीजिए, कोई जल्दी नहीं, जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था हमने उसी का यूज किया। XY के ऊपर का ट्राइंगल और नीचे का ट्रेपीजियम दोनों का एरिया इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। ट्रेपीजियम है तो ऊपर वाले पार्ट के इक्वल, लेकिन पूरी फिगर का आधा है, तो हाफ ऑफ ट्राइंगल ABC। BAC को डिवाइड में ले आए और इधर 1/2 बच गया। ठीक है, आइए अब इन्हीं दोनों ट्राइंगल में सिमिलरिटी प्रूफ करते हैं। देखिए क्या नाम है ऊपर वाले ट्राइंगल का, BXY, और पूरे ट्राइंगल का नाम है BAC। तो क्या लिखेंगे, आइए सिमिलरिटी प्रूफ करते हैं। इन ट्राइंगल BXY और दूसरे बड़े ट्राइंगल का नाम है BAC। अगर इन दोनों ट्राइंगल को ध्यान से देखें तो दोनों में एंगल B कॉमन है, और इन दोनों ट्राइंगल को अगर ध्यान से देखें तो इस ट्राइंगल का 1 और बड़े ट्राइंगल का A, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो बाई AA सिमिलैरिटी ट्राइंगल BXY सिमिलर हो गया ट्राइंगल BAC के। देखिए ध्यान से, कोई जल्दी नहीं, ये जो ट्राइंगल BXY था ये पूरे ट्राइंगल के सिमिलर हो गया। और एक थ्योरम हम लोगों ने खूब अच्छे से पढ़ी हुई है कि देयरफॉर अगर दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं तो उन ट्राइंगल्स के एरिया का रेशो, उन ट्राइंगल्स के एरिया का रेशो किसी भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशो के इक्वल होता है। तो देखिए BXY की अगर मैंने BX लाइन ली तो मुझे BAC ट्राइंगल की BA लाइन लेनी पड़ेगी। यहाँ पर थ्योरम का स्टेटमेंट आ जाएगा, आप अपने आप लिख लीजिएगा, रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज सेम एज द रेशो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। चलिए और
बताइए, इस रेशो को इक्वेशन नंबर 1 में आप पहले ही निकाल चुके हैं 1/2। तो देखिए इसकी जगह आपने लिख दिया 1/2। ठीक है, चलिए आगे। इसके ऊपर से स्क्वायर हटा देते हैं। देखिए bx/ba के ऊपर से स्क्वायर हटा दिया और इसका अंडर रूट आ गया 1/√2। देखिए जब इनके ऊपर से स्क्वायर हटा देंगे तो इसके ऊपर रूट आ जाएगा। अब रेशो के नाम बदलने के लिए, क्योंकि ये वाला रेशो तो आपको आंसर में चाहिए नहीं, तो क्या करते हैं, दोनों को 1 में से माइनस कर देते हैं। bx/ba को भी 1 में से माइनस करते हैं और 1/√2 को भी 1 में से माइनस करते हैं। ध्यान से देखिए, इस साइड एलसीएम ले लेते हैं। देखिए एलसीएम लेकर क्या आएगा, ये आ गया, दोनों का एलसीएम हो गया ba, ठीक है, और ba माइनस bx, इधर एलसीएम आ गया √2, तो क्या बचेगा, √2 - 1/√2। डायग्राम बताएगा कि अगर आपने पूरी bA लाइन में से ऊपर का bx माइनस कर दिया तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, ax, और नीचे क्या लिखा हुआ है, ba या ab, और इधर बच गया √2 - 1/√2। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, इसके डिनोमिनेटर में रूट हटाने के लिए इसको हम लोग रेशनलाइज कर सकते हैं। तो √2 की √2 से 2, 1 की √2 से √2, और √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया 2, और ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। एक्स वाई ने पूरे ट्राइंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, दोनों का एरिया इक्वल हो गया, इसको हाफ ऑफ BAC लिखा, BAC डिवाइड में आ गया। इन्हीं दोनों ट्राइंगल में सिमिलरिटी प्रूव करके थ्योरम लगाई, वैल्यू 1/2 पुट करी, स्क्वायर हटाया, अंडर रूट किया, रेशो का नाम बदलने के लिए दोनों को 1 में से माइनस कर दिया, एलसीएम लिया, सॉल्व किया, रेशनलाइज किया, AX/AB का फाइनल आंसर हो गया 2 - √2/2। ठीक है, चलिए आज की शीट के इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस की श्रृंखला में सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। एक डायग्राम क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है ये देखिए, और एक सर्किल बनाया हुआ है, और दो टेंजेंट की खास बात ये है कि ये दो टेंजेंट आपस में पैरेलल हैं। एक का नाम है x', y' और एक का नाम है xy। ये दोनों के दोनों टेंजेंट आपस में कैसे हैं, पैरेलल है। एक और टेंजेंट है जो इस सर्किल को टच करके जाता है C पॉइंट पर, और ये xy और x', y' को A और B पर काटता है। इन दोनों के नाम हम लोग P और Q लिख लेते हैं। ये सर्किल का सेंटर है O। कह रहा है शो करके दिखाइए, ये जो एंगल AOB बनने वाला है, ये एंगल AOB 90 डिग्री का बनेगा। ये बात आपको शो करनी है। तो कंस्ट्रक्शन में आप क्या करेंगे, O को P से ज्वाइन करेंगे, ठीक है, O को Q से भी ज्वाइन करेंगे, और O को C से भी ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में आप लिख देंगे ज्वाइन OP, OQ एंड OC। चलिए अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और ये जो दो ट्राइंगल मुझे नजर आ रहे हैं, मैं लिख रहा हूं इन ट्राइंगल AOP और दूसरे ट्राइंगल का नाम AOC। आइए ध्यान से देख लेंगे फिगर में कहाँ है। AOP और AOC, इन दोनों में क्या कॉमन है, OA दोनों में कॉमन है, तो ब्रैकेट में लिखेंगे कॉमन साइड। और देखिए दोनों में क्या कॉमन है, OP और OC आपस में इक्वल है। इसका रीजन क्या आएगा, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, एक ही सर्किल के रेडियस हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। और क्या इक्वल है, AP इक्वल है AC के। ब्रैकेट में क्या स्टेटमेंट आएगा, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल आर इक्वल इन लेंथ। एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए हुए टेंजेंट की लेंथ हमेशा आपस में इक्वल होती है। तो भाई SSS कॉन्ग्रुएंसी, ट्राइंगल AOP कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल AOC के। और जैसे ही ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, अब ये देखिए एंगल 1 इक्वल हो गया एंगल 2 के। एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल दिखाने के लिए ही हमने इन दोनों ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करी। बताइए ये बात आपके समझ में आ गई कि नहीं आ गई।
दोनों ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करी, CP/CT से 1 2 के इक्वल आ गया। ठीक है, क्या लिखेंगे? सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, जैसे 1 और 2 आपस में इक्वल है, ऐसे ही ये 3 और 4 भी आपस में इक्वल हैं। एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के, राइट। अब जरा ध्यान से अपने डायग्राम को देखिए। सिंस बताइए एक्स वाई लाइन और एक्स डैश वाई डैश आपस में पैरेलल हैं और ए बी इज द ट्रांसवर्सल। ये देखो, ये दो टेंजेंट आपस में पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये जो लाइनों पैरेलल के बीच में एक ही साइड में एंगल बने होते हैं, इन्हें को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। और को इंटीरियर एंगल है इस समय ए और बी, जिनका सम हुआ करता है 180 डिग्री। ब्रैकेट में लिखेंगे को इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब बताइए ए फिगर में कौन से दो एंगल से मिलकर बना है? 1 और 2 से। बी कौन से दो एंगल से मिलकर बना है? 3 और 4 से। ठीक, अब आपको तो ट्राइंगल एओबी में एंगल एओबी को 90 लाना है, उसके लिए 2 और 4 की जरूरत पड़ेगी। तो आप क्या करो, 1 की जगह भी 2 लिख दो, क्योंकि अभी अभी आपने 1 को 2 के इक्वल प्रूव किया। और 3 की जगह भी 4 लिख दो। ये देखो, क्योंकि ट्राइंगल के अंदर तो यही दोनों आ रहे हैं, तो ब्रैकेट में लिख देंगे प्रूव्ड अबाउ। ट्वाइस ऑफ एंगल 2 ट्वाइस ऑफ एंगल 4 इक्वल्स 180 डिग्री। 2 ले लिया कॉमन, अंदर बच गया 2 + 4। 2 को लेकर डिवाइड में 2 + 4 की वैल्यू हो गई 90। ठीक है, इक्वेशन का नंबर डाल दिया आपने 1। अब क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल एओबी, आइए कौन कौन से 3 एंगल हैं? एक का नाम है एओबी, दूसरे का नाम है 2, तीसरे का नाम है 4। क्या होगा इन तीनों का सम? 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। बताइए ए ओ बी प्लस 2 + 4 की वैल्यू कितनी हो गई? 90। इस 90 को इधर आकर माइनस कर दें तो एंगल ए ओ बी का आंसर भी क्या आ गया? 90। और ये आपका क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। दो पैरेलल टेंजेंट, एक बीच में ऐसा टेंजेंट जो इन दोनों को ए और बी पे काटता है और सर्किल को सी पे टच करता है। आपको प्रूफ करना है कि ए ओ बी बनने वाला एंगल 90 का होगा। उसके लिए आपने ओपी ओके और ओसी को ज्वाइन किया, इन दोनों में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करी, सीपी/सीटी से 1 और 2 इक्वल हो गए, सिमिलरली 3 और 4 इक्वल हो गए। इन दोनों पैरेलल टेंजेंट का बेनिफिट लिया कि जब दो टेंजेंट पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल दिखाई दे रहा है, तो पैरेलल लाइनों के बीच में सेम साइड में जो एंगल बनते हैं, इनको को इंटीरियर बोलते हैं। ए 1 और 2 से, बी 3 और 4 से मिलकर बना है। 1 को 2 में, 3 को 4 में कन्वर्ट कर दिया, 2 और 4 का सम 90 आ गया। जब किसी ट्राइंगल में 2 का सम 90 होता है तो तीसरा एंगल अपने आप 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, तो एंगल एओबी आपने प्रूफ करके दिखा दिया 90 डिग्री का होगा। चलिए आज की शीट के एनसीईआरटी के थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है 1 + 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए। इसको प्रूफ करना है 1 - 10a अपॉन 1 - cot a का होल स्क्वायर। और इन दोनों आंसर को किसके इक्वल प्रूफ करना है? 10 स्क्वायर। चलिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट टर्म ले लेते हैं, जिसका आंसर मुझे लाना है 10 स्क्वायर ए। इन दोनों टर्म का आंसर आपको 10 स्क्वायर ए लाना है। आइए चलिए, कौन बताएगा? डायरेक्ट आइडेंटिटी 1 + 10 स्क्वायर ए क्या होता है? 1 + 10 स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए। ध्यान से देखो, अगर आपको आइडेंटिटी याद है तो 1 + 10 स्क्वायर ए डायरेक्टली सेक स्क्वायर ए के इक्वल हुआ करता है। और 1 + cot स्क्वायर ए कौन बताएगा? 1 + cot स्क्वायर ए की आइडेंटिटी क्या होती है? कॉसेक स्क्वायर ए। ये देखिए 1 + cot स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए होता है। अब ये दोनों टर्म उल्टी लिखी हुई है, आइए इसको सीधा करते हैं। सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? 1/cos स्क्वायर ए। और कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? 1/sin स्क्वायर ए। देख लीजिए, दोनों को मैंने उल्टा कर दिया, सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला लिख दिया, कॉसेक स्क्वायर ए का। अब ऊपर तो चला गया साइन स्क्वायर ए और नीचे बच गया कॉस स्क्वायर ए। सोच के देखो भाई, जब आप इस डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगाओगे तो नीचे वाली टर्म उल्टी हो जाएगी, तो 1/sin स्क्वायर ए sin स्क्वायर ए अपॉन 1 हो जाएगा। कौन बताएगा? sin स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्वेश्चन में क्या होता है? 10 स्क्वायर ए होता है। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड से आपने 10 स्क्वायर ए आंसर प्रूफ कर दिया। आइए अब राइट हैंड साइड को पकड़ते हैं
और राइट हैंड साइड से भी टेन स्क्वायर ए प्रूफ करते हैं। हेडिंग लिखते हैं RHS, 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए, और दोनों को ब्रैकेट में बंद और ऊपर स्क्वायर। देखिए 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन टेन है। ये देखो उल्टे को सीधा करेंगे, कॉट को जब उल्टा का सीधा करेंगे तो ये कॉट 1 अपॉन टेन बन जाएगा। ऊपर लिखा हुआ है 1 माइनस टेन ए। आइए जरा नीचे एलसीएम ले लें, तो बताइए एलसीएम में क्या आएगा, टेन ए माइनस 1 अपॉन टेन ए, और ब्रैकेट बंद और ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर। ध्यान से देखो, कोई जल्दी नहीं, ठीक है। अब ऊपर आ रहा है 1 माइनस टेन ए, नीचे आ रहा है टेन ए माइनस 1, तो क्या करते हैं माइनस का साइन कॉमन ले लेते हैं और इसको ऐसे लिखते हैं टेन ए माइनस 1, और नीचे भी यही लिखा हुआ है टेन ए माइनस 1 अपॉन टेन ए, और बड़े ब्रैकेट में सबको बंद करते हैं और बाहर क्या लगाते हैं स्क्वायर। बाहर के स्क्वायर से भी कोई लेना देना नहीं है, 1 माइनस टेन ए की जगह लिखते हैं टेन ए माइनस 1, उल्टा कर दिया, माइनस कॉमन ले लिया। अब क्या हुआ, अगर आप ध्यान से देखें तो ये ब्रैकेट कट गया, यहां भी 1 बच गया, यहां भी 1 बच गया, ठीक। तो क्या बचा, ऊपर बचा माइनस का 1 और नीचे बचा 1 अपॉन टेन ए, और ब्रैकेट बंद और ऊपर लगा दिया स्क्वायर। जब डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगाएंगे तो नीचे वाले का उल्टा हो जाएगा, यानी कि टेन ए ऊपर चला जाएगा, और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस आएगा, और टेन ए का स्क्वायर करेंगे तो टेन स्क्वायर ए आएगा। ये भी आपका क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। यहाँ भी आपने फर्स्ट टर्म को भी टेन स्क्वायर के इक्वल प्रूफ किया, और राइट साइड में लिखी हुई सेकेंड टर्म को भी आपने टेन स्क्वायर ए के इक्वल प्रूफ कर दिया, ठीक है। कॉट को 1 अपॉन टेन लिखा, एलसीएम लिया, टेन ए माइनस 1 और 1 माइनस टेन ए को एक जैसा बनाने के लिए न्यूमिनेटर में कॉमन ले लिया, टेन ए माइनस 1 बन गया, कट गए, 1 अपॉन टेन ए ऊपर जाकर टेन ए हो गया, और स्क्वायर करा तो माइनस खत्म हो गया, और टेन ए का स्क्वायर टेन स्क्वायर ए आ गया। चलिए आज की शीट का क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से करते हैं, सुनिएगा। ए सिलेंड्रिकल बकेट जिसकी हाइट दे रखी है, रेडियस दिया हुआ है, फिल्ड विद सैंड, दिस इज एम्पटाइड ऑन द ग्राउंड टू फॉर्म ए कॉनिकल हीप। एक सिलेंड्रिकल से, देखो रेत सिलेंड्रिकल बकेट में भरी हुई थी, ठीक है, और जब उसको रेत को सारी की सारी रेत को पलट के धरती पे इकट्ठा कर दिया जमीन पर, तो वो कैसी शेप बन गई, उसकी कॉनिकल हीप वाली शेप बन गई। रेत की क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं आया, तो क्या लिखेंगे, सिंस ए सिलेंड्रिकल बकेट विद सैंड इज emptied to the ground to form a conical heap, so volume of cylinder equal volume of cone। इसके फॉर्मूले में लिखेंगे पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच, और यहाँ लिखेंगे 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच, ठीक है। साफ साफ मुझे दिखाई दे रहा है कि दोनों तरफ पाई से पाई कैंसिल हो रहा है। आइए वैल्यू पुट करते हैं। रेडियस क्वेश्चन के अंदर सिलेंड्रिकल बकेट में दिया हुआ है 18, और हाइट क्वेश्चन के अंदर दी हुई है 32, और इधर 1/3। इस साइड हमें रेडियस क्वेश्चन के अंदर फाइंड करना है आर स्क्वायर, और हाइट दी हुई है 24, ठीक है। चलिए 3 का टेबल चलाते हैं, 24 पर ये कट के 8 आ गया, और 18 मल्टीप्लाई 18 इंटू 32 के नीचे 8 चला गया, और इधर आर स्क्वायर बच गया, काट दीजिए, 8 बन जा 8 4 जा, तो जब आर के ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो 2 18 में से एक 18 बाहर आ जाएगा, और 4 का √2 हो जाएगा, यानी कि आपके पास कोनिकल हीप में बनने वाले कोन का रेडियस आ गया 36 सेंटीमीटर। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि स्लैंट हाइट भी निकालिए, तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है L स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और एच क्वेश्चन में है 24, ऊपर स्क्वायर, रेडियस आपने अभी अभी निकाला, तो इसका स्क्वायर तो होता है 576। चलो भाई 36 का स्क्वायर कर लेते हैं, 36 को 36 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1296 में 576 को प्लस करते हैं, तो देखिए क्या आएगा प्लस करके, 6 और 6 12, 9 और 1 10 7 17,
5 2 7 और 1 8, 1872। अब इसके ऊपर स्क्वायर हटा के इसका अंडर रूट कर देते हैं और इसके फैक्टर निकालते हैं। चलो सबसे पहले इसको 9 से ही काटते हैं। 9 2 जा 18 और ये हो गया 9 8 जा 72। 2 से काट देते हैं, 2 1 जा 4 से काटते हैं। चलो 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, 13। लो भाई फैक्टर निकल गए, 2 बार 3, 2 बार 4 और 1 13। तो 4 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया। तो 3 4 जा 12 अंडर रूट 13 सेंटीमीटर। ये आपके इस क्वेश्चन की स्लैंट हाइट भी आ गई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं और आज की शीट का क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। फिर इसके बाद जो और क्वेश्चन बच्चों ने पूछे हैं आधे क्वेश्चन कल सॉल्व करेंगे। अभी तो 5 ही क्वेश्चन मैंने लिखे भी 5 ही हैं। वाटर इन ए कैनाल, विड्थ डेप्थ दोनों दे रखी हैं और स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है कि 30 मिनट्स में ये खेत में कितना फैल जाएगा। एरिया विल बी इरिगेट, 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर लिखते हैं 6 मीटर वाइड का मतलब हुआ विड्थ ऑफ कैनाल कितने मीटर, 6 मीटर। उसके बाद डेप्थ ऑफ कैनाल चेक करो कितने मीटर, 1.5 मीटर। पानी 1 घंटे में लेंथ ऑफ वाटर इन कैनाल इन 1 आवर, 1 आवर का मतलब होता है कितने मिनट, 60 मिनट। कितनी दूर जा सकता है, 10 किलोमीटर जा सकता है। फिर लिखेंगे लेंथ ऑफ वाटर इन कैनाल इन 1 मिनट। ठीक है, क्या करेंगे, 60 को डिवाइड में ले आएंगे। अगर 60 मिनट में 10 किलोमीटर दूर जा सकता है तो 30 मिनट में कितना जाएगा। ठीक है, तो पहले तो 1 मिनट का निकालेंगे, लेंथ ऑफ वाटर इन कैनाल इन 1 मिनट। ठीक, कितने किलोमीटर दूर जा सकता है। फिर क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ वाटर इन कैनाल इन 30 मिनट्स। तो क्या करेंगे, 10/60 इंटू 30 किलोमीटर, और ये कट के 2 आ गया और ये कट के 5 किलोमीटर आ गया। किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दिया, 5000 मीटर हो गया। अब क्या लिखेंगे, सो एरिया विल बी इरिगेट इन 30 मिनट्स। एरिया निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कैनाल को हाइट ऑफ स्टैंडिंग वाटर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जितना पानी कैनाल्स में होगा उतना ही तो खेतों में जाएगा। जो नालियां बनी होती हैं खेतों में उन्हीं को कैनाल्स बोलते हैं। तो सारा का सारा एरिया कितना इरिगेट होगा, तो एरिया में से हाइट, वॉल्यूम में से एरिया अलग कर दिया, हाइट नीचे ले आए। फॉर्मूला ऊपर लिखते हैं L इंटू बी इंटू एच अपॉन कैपिटल H। चलो भाई, लेंथ है 5000 मीटर, ब्रेथ है 6 मीटर और डेप्थ है 1.5 मीटर क्यूब हो गया। नीचे हाइट है 0.08 मीटर। ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। इसको सॉल्व करके आएगा 562500 मीटर स्क्वायर। और खेत का एरिया निकालने के लिए बड़ी यूनिट का यूज़ करते हैं, तो इसको 2 बार 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और आपका आंसर आ गया 56.25 हेक्टेयर। आप इसे काट पीट के सॉल्व करेंगे ना, मुझे याद है, तो यही आएगा 562500। और 100 2 बार डिवाइड कर दिया 100 से, तो हेक्टेयर में चेंज हो गया। तो खेत का एरिया बड़ी यूनिट है तो इसलिए हेक्टेयर्स में निकालते हैं। ऐसे भी निकाल के छोड़ाएंगे तो कोई मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। एरिया निकालने के लिए वॉल्यूम को स्टैंडिंग वाटर की हाइट से डिवाइड कर दिया। तो कुछ बच्चों ने ये 5 क्वेश्चन एनसीईआरटी के पूछे थे, 5 क्वेश्चन मैंने आराम से सॉल्व कर दिए। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा। और जो और क्वेश्चन सभी बच्चों ने पूछे हैं बचे हैं, उन्हें हम कल की क्लास में सॉल्व करेंगे। आप हमारे साथ रोज 20-25 मिनट बैठकर अपनी कॉपी पे इन सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट करते रहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, इस आशा के साथ कि आप भी आशावादी बनेंगे और निराश कभी नहीं होंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे।